नमस्कार। महाभारत का नाम सुनते ही हमारे जहन में कौरवों और पांडवों की कहानी आती है ना? पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये प्राचीन भारत के समाज को समझने के लिए एक चाबी है? आइए आज इसी ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि उस दौर की सामाजिक बनावट कैसी थी। देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे कि महाभारत समाज का आईना कैसे है। फिर परिवार और शादी ब्याह के नियमों की बात करेंगे। उसके बाद समाज के बड़े ढांचे यानी 4 वर्ण और अनगिनत जातियों की उलझन को सुलझाएंगे। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि उस युग का पूरा सामाजिक ताना बाना समझने का एक जबरदस्त जरिया है। जरा इस नंबर को देखिए, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक। मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक है। इसकी मेन स्टोरी तो खैर जमीन और सत्ता के लिए 2 परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई है। पर इसी कहानी के अंदर हमें उस समय के समाज की एक बहुत ही गहरी झलक मिलती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? महाभारत को किसी एक इंसान ने एक बार में नहीं लिखा। इसको अपना आज का रूप लेने में करीब करीब 1000 साल लग गए। और यही वजह है कि ये अलग अलग समय की सामाजिक जानकारियों का एक, आप कह सकते हैं, एक खजाना बन गया। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और समाज की सबसे बुनियादी यूनिट यानी परिवार पर आते हैं। देखते हैं कि उस समय परिवार और शादी को लेकर क्या नियम कायदे थे। उस समाज का सबसे सबसे बेसिक नियम था पितृवंशिकता। इसका मतलब बिल्कुल सीधा था, वंश पिता से बेटे, फिर पोते, फिर परपोते तक चलेगा। और इसी नियम से तय होता था कि पिता के बाद जमीन जायदाद और राजगद्दी किसे मिलेगी। और ये हक सिर्फ और सिर्फ बेटों का था, बेटियों का नहीं। अब शादी की बात करें तो धर्मशास्त्रों में 2 बड़े नियम थे। पहला, अंतर्विवाह, यानी अपनी ही जाति या समुदाय के अंदर शादी करना। और दूसरा, बहिर्विवाह, यानी अपने गोत्र से बाहर शादी करना। तो मतलब ये हुआ कि रिश्ता अपनी जाति में ढूंढो पर अपने कुल या गोत्र में नहीं। और गोत्र के इन नियमों का महिलाओं पर खास असर था। जैसे ही शादी हुई, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पिता का गोत्र भूल जाएं और पति का गोत्र अपना लें। उनकी पहचान अब पति के गोत्र से होगी। लेकिन देखिए, नियम तो किताबों में थे, असल जिंदगी थोड़ी अलग थी। सातवाहन राजाओं का केस बहुत दिलचस्प है। उनकी रानियां शादी के बाद भी अपने पिता का ही गोत्र इस्तेमाल करती थीं, जो कि नियमों के एकदम खिलाफ था। पर यहाँ भी एक पेंच है। भले ही रानी का गोत्र चलता हो, राजगद्दी तो हमेशा बेटे को ही मिलती थी, बेटी को कभी नहीं। अच्छा, तो परिवार से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पूरे समाज के ढांचे को देखते हैं। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, जिसे उस समय समाज का एक तरह से ऑफिशियल ब्लूप्रिंट माना जाता था। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में कहा गया कि समाज इन 4 वर्णों में बटा है और इसे एक देवीय व्यवस्था बताया गया, मतलब भगवान की बनाई हुई। हर वर्ण का काम जन्म से तय था। ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करना, क्षत्रियों का लड़ना रक्षा करना, वैश्यों का खेती और व्यापार, और शूद्रों का बाकी तीनों की सेवा करना। पर यहाँ भी थ्योरी और असलियत में बड़ा फर्क था। किताबों के हिसाब से राजा तो सिर्फ क्षत्रिय ही बन सकता था, लेकिन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि मौर्य, शुंग, शक ये सब बहुत ताकतवर राजा थे, पर क्षत्रिय नहीं थे। इससे ये साफ पता चलता है कि असल दुनिया में जिसके पास पावर होती थी, वो कभी कभी जन्म के नियमों को भी तोड़ देता था। लेकिन कहानी इन 4 वर्णों पर ही नहीं रुकती। असल समाज इससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। तो चलिए अब जातियों के उस जटिल जाल को समझते हैं जो वर्णों से भी बड़ा था। देखिए, जाति भी वर्ण की तरह जन्म से ही मिलती थी, पर एक बहुत बड़ा अंतर था। वर्ण तो सिर्फ 4 थे, लेकिन जातियों की कोई गिनती ही नहीं थी। जैसे जैसे समाज में नए नए लोग, नए नए काम धंधे आए, उन्हें जातियों के इस विशाल सिस्टम में फिट कर दिया गया। तो ये जातियां काम कैसे करती थीं? इनका इस्तेमाल उन ग्रुप्स को एक पहचान देने के लिए होता था जो 4 वर्णों के खाके में फिट नहीं बैठते थे, जैसे जंगल में रहने वाले निषाद या सोने का काम करने वाले सुवर्णकार। कभी कभी तो एक जैसा काम करने वाले लोग अपनी एक श्रेणी या यूनियन जैसा कुछ बना लेते थे। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे ऊंच नीच के सिस्टम का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर होता था। आइए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के अधिकारों की और सामाजिक दूरियों की। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। पिता की संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ बेटों का हक था, बेटियों को उसमें से कुछ नहीं मिलता था।
महिलाओं का अधिकार बस अपने स्त्री धन पर होता था, यानी वो तोहफे जो उन्हें शादी में मिले। और इसी तरह शूद्रों के लिए भी संपत्ति रखने के अधिकार बहुत ही कम थे। उस समाज में ना पवित्रता और अपवित्रता की सोच बहुत गहरी थी। कुछ काम ऐसे माने जाते थे जो इंसान को दूषित या अपवित्र कर देते हैं, और जो लोग ये काम करते थे उन्हें समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता था। उन्हें अस्पृश्य यानी अनटचेबल समझा जाता था। मिसाल के तौर पर जो लोग शवों या मरे हुए जानवरों को हाथ लगाते थे उन्हें चांडाल कहते थे। सामाजिक सीढ़ी में उन्हें सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। मनुस्मृति में उनके लिए जो नियम लिखे हैं वो इस भेदभाव की भयावहता को दिखाते हैं। जरा सुनिए, उन्हें गांव के बाहर रहना होगा, फेंके हुए बर्तनों में खाना होगा और लोहे के गहने पहनने होंगे, मतलब समाज से पूरी तरह बाहर। और ये सिर्फ हमारे ग्रंथों में ही नहीं लिखा है। जब चीनी यात्री फार्शियन भारत आए तो उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा। उन्होंने लिखा कि अस्पृश्यों को सड़क पर एक लकड़ी बजाकर चलना पड़ता था ताकि बाकी लोग उन्हें देखने के दोष से ही बच जाएं। ये उस सामाजिक दूरी की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, परिवार, वर्ण, जाति, अधिकार, इन सबको एक साथ कैसे समझें? चलिए इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, एक पेड़ का। सोचिए कि ये पूरा समाज एक पेड़ है। इसकी जड़ें हैं पितृवंशिकता, जो जमीन के नीचे है, दिखती नहीं, पर पूरे पेड़ को थामे हुए हैं। पेड़ का मोटा तना है मुख्य सामाजिक व्यवस्था, और फिर इस तने से निकलती हैं अनगिनत शाखाएं। ये हैं अलग अलग वर्ण और जातियां, सब दिखने में अलग अलग, पर जुड़ी हुई एक ही तने से है। और ये पेड़ हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हजारों साल पहले के इस सामाजिक पेड़ की जड़ें और शाखाएं आज भी हमारे समाज को किस तरह से और कितना प्रभावित कर रही हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।